अब मुझसे और नहीं भागा जाएगा। पीछे दौड़ता हुआ नागार्जुन हांफते हुए रुककर अपनी कमर पर हाथ रखकर लंबी लंबी सांसें भरता हुआ आवाज लगाता है। नागार्जुन की आवाज सुनकर भोला रुक जाता है और उससे कहता है, देखा तूने नागा, आज पता चला कि अच्छाई की कोई कीमत ही नहीं है। ये दुनिया ऐसी ही है, इसलिए अच्छा है कि अपने काम में ही मस्त रहो, दूसरे के पचड़ों में पड़ने की कोई जरूरत ही नहीं। इस पर नागार्जुन ने हांफते हुए बोला, सही कह रहे हो भाई भोला, एकदम सही बोला तुमने। फिर नागार्जुन अपनी सांसों को सामान्य करते हुए बोला, मैंने सोचा था कि उस बच्चे को नाग से बचाने में एक तरफ गांव वालों के सामने सम्मान बढ़ जाएगा और साथ में इनाम में पकवान भी मिलेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस पर भोला चिढ़कर बोला, पकवान की जगह जूते मिलने वाले थे और वो भी भर पेट। फिर भोला आगे बोलता है, पर मुझे समझ नहीं आती कि तुम्हारे साथ ऐसा हमेशा कैसे होता है। मैं ये पहले भी कई बार देख चुका हूं और आज भी सभी ने देखा कि कोई भी नाग तुमसे मरता क्यों नहीं। मेरा मतलब है कि वो तुम्हें नुकसान पहुंचाने के बजाय भाग क्यों जाते हैं। आज भी वो सांप तुम्हें नुकसान पहुंचाने की बजाय मेरे पैरों में आकर लिपट गया था, क्यों आखिर? भोला के सवाल पर नागार्जुन गर्व से अपना सीना तान कर सीधा खड़ा हो गया और फिर मुस्कुराते हुए बोला, क्योंकि मेरा नाम है नागार्जुन। नागार्जुन अनंत वंश कबीले का युवराज। अनंत वंश में जन्म लेने के बाद से लेकर अब तक नागार्जुन ने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे उसके परिवार और कबीले को उस पर गर्व हो सके। न तो उसका पाठशाला जाने का मन करता और ना ही कबीले के युद्धाभ्यास करने में उसकी कोई रुचि है। उसके पिता नागराजन उसी कबीले के सरदार थे और बहुत ही जाने माने वैद्य भी, लेकिन एक हादसे में उनकी मृत्यु के बाद अब उसके परिवार में बस उसकी मां इरावती और उसकी 16 साल की छोटी बहन नियति है। अपने पति नागराजन की मृत्यु के बाद नागार्जुन की मां इरावती ने वैद्य का व्यवसाय अपना लिया और कबीले में असहाय लोगों का उपचार करने लगी। उनके इस काम में जंगल से जड़ी बूटियां ढूंढने और उन्हें पीसकर औषधि बनाने में छोटी बेटी नियति उनका हाथ बटाती थी, लेकिन लापरवाह नागार्जुन को किसी भी जिम्मेदारी से कोई मतलब नहीं होता और वो तो बस पूरे दिन अपने दोस्त भोला के साथ जंगल में इधर उधर घूमता रहता और प्रकृति की गोद में अपना पूरा समय बिताता था। न जाने उसे अपने जीवन से क्या उम्मीदें थी। नागार्जुन और भोला ऊधमगढ़ से अपने गांव के रास्ते में बातें करते हुए जाने लगे। फिर नागार्जुन और भोला जंगल में एक चट्टान पर आराम करने के लिए बैठे और अपना समय व्यतीत करने लगे। तभी नागार्जुन ने शून्य में ताकते हुए अपने दोस्त भोला से बोला, मित्र भोला, कभी कभी तुम्हें ये नहीं लगता कि हम लोग सचमुच में नालायक हैं? लेकिन भोला नागार्जुन की खिल्ली उड़ाते हुए बोला, क्या हुआ मित्र, अचानक से ये प्रश्न? लगता है आज फिर से सुबह सुबह पिट गया है कि नहीं? नागार्जुन उसी तरह सोचते हुए बोला, नहीं भोला, मैं कबीले का युवराज हूं, जानते हो ना तुम। भला किसी में इतनी मजाल है जो मुझे बुरा भला कह सके या मुझे पीट सके? भोला मुस्कुराकर कहता है, मौसी। लेकिन पता नहीं क्यों अपनी मां के बारे में सुनकर नागार्जुन शांत हो जाता है। फिर भोला कुछ सोचते हुए बोलता है, तो मित्र, बात तो तुम सही कह रहे हो, लेकिन आखिर हम ऐसा क्या करें कि जिससे हम सबके सामने खुद को साबित कर सके? हम तो कुछ भी बड़ा करने जाते हैं और हो कुछ और जाता है, उसका एकदम उल्टा। फिर कुछ देर तक सोचने के बाद भोला चहक कर बोला, मैं बताता हूं हमें क्या करना चाहिए। मैंने अपनी नानी से एक बार कहानी सुनी थी। उसमें एक साधारण सा लड़का होता है जो कस्तूरी हिरण को पकड़ लेता है। उस हिरण की कस्तूरी में ऐसी शक्ति होती है कि जो भी उसे अपने पास रखता है ना, वो राजा बन जाता है। वो जो भी इच्छा करता है वो अपने आप ही पूरी हो जाती है और हर कोई उसका सम्मान करता है। बताओ क्या कहते हो? हाँ, यही तो मुझे चाहिए। नागार्जुन एकदम उत्तेजित होकर कहता है, मैं भी एक युवराज हूं, इसीलिए मैं भी चाहता हूं कि सब मेरा सम्मान करें।
फिर भोला खड़े होकर बोला, तो बस तुम्हें इसके लिए सबसे पहले कस्तूरी हिरण को पकड़ना होगा। नागार्जुन भी जोश में आकर कहता है, तब तो ये काम आज ही करते हैं। नहीं नहीं, आज नहीं, रात घिरने को आ गई है। भोला एक लंबी सांस लेकर वापस वहीं घास के ढेर पर बैठ जाता है। इस पर नागार्जुन कहता है, भोला एक काम करो, फिर तो तुम घर वापस चले जाओ मित्र। देखना मैं कैसे चुटकियों में कस्तूरी हिरण पकड़ कर लाता हूं। और हाँ, वापस जाने के बाद माँ से कह देना कि आज उनका बेटा अपने लिए ढेर सारा सम्मान लेकर ही वापस लौटेगा। इतना कहकर नागार्जुन ने अपनी कमरबंद को कस लिया और अपने दोस्त को वहीं छोड़कर दौड़ते हुए आगे घने जंगल में बढ़ गया। गहरा काला घना जंगल, जिसके अंदर कई तरह तरह के जीवों की आवाजें गूंज रही होती हैं। उस जंगल के अंदर नागार्जुन का सामना दर्जनों तरह के जीवों से होता है, लेकिन उसकी तलाश है सिर्फ कस्तूरी हिरण की। धीरे धीरे दिन ढलने को होता है, लेकिन अभी तक उसे सफलता नहीं मिलती। आखिरकार थक कर वो वहीं घास पर लेट जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। फिर कुछ ही देर बाद उसे ऐसी सुगंध का एहसास होता है जो उसके शरीर में एकदम ताजगी भर देती है। उस महक से उसका मन बिल्कुल ही प्रसन्न हो जाता है। तभी अचानक एक झटके से उसकी आंखें खुल जाती है। उसे याद आता है कि कस्तूरी हिरण की सबसे बड़ी पहचान उसकी तेज सुगंध होती है। वो तुरंत उठकर बैठ जाता है और धीरे धीरे उस सुगंध की दिशा में आगे बढ़ने लगता है। उसकी मेहनत आखिरकार रंग ले आई है और उसे घनी तराई में एक बड़ा सा काले रंग का कस्तूरी हिरण दिखाई दे रहा है। उसे देखते ही पूरी तरह से थक चुके नागार्जुन के शरीर में फिर से एक नई ऊर्जा का संचार हो उठता है। वो बिल्कुल दबे पांव उसकी तरफ आगे बढ़ना शुरू कर देता है। उसके सधे हुए कदमों से पत्तों के दबने की आवाज तक नहीं होती है। वहीं हिरण अपनी ही मस्ती में घास चर रहा है। नागार्जुन उस हिरण के बिल्कुल करीब पहुंचने ही वाला होता है कि उस पेड़ पर बैठा बंदर तेज चीख कर हिरण को आने वाले खतरे के बारे में बता देता है। उस बंदर की चीखते ही हिरण एकदम से सचेत हो जाता है और बिजली की गति से कुलांचे भरकर पलक झपकते ही गायब हो जाता है। नागार्जुन का सारा काम बिगड़ जाता है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता। इतनी दूर तक आकर वो यूं ही असफल वापस नहीं लौटने वाला है। वो अपनी सारी शक्ति इकट्ठा करता है, पूरी रफ्तार से उस कस्तूरी हिरण के पीछे दौड़ लगा देता है और उसका पीछा करते हुए अपने कबीले की दक्षिण पूर्वी सीमा से बाहर निकल जाता है। पर तभी एक विचित्र बात होती है। वो कस्तूरी हिरण उसके क्षेत्र में भागता हुआ दिखाई पड़ता है, लेकिन जैसे ही उसके क्षेत्र की सीमा समाप्त होती है, वो हिरण अचानक उसकी आंखों में धूल झोंककर बिल्कुल गायब हो जाता है। नागार्जुन थक कर अपने घुटनों पर बैठता है। उस हिरण की खोज में दौड़ते दौड़ते उसे बेहद प्यास लगने लगी है। अब वो हिरण की खोज छोड़कर पानी की खोज में निकल जाता है। संयोग से पास ही उसे बहते हुए पानी के स्रोत की आवाज सुनाई देती है। उस आवाज को सुनते ही नागार्जुन जल्दी से दौड़कर उस दिशा में जाता है, तो उसे एक लंबी चौड़ी सी नदी मिलती है, जिसके साफ पानी को देखकर उसकी जान में जान आ जाती है। नागार्जुन जल्दी से नदी किनारे पहुंचकर अंजुली में पानी भरकर अपने चेहरे को धोता है और फिर वो अपने वस्त्र उतारकर उस नदी में गोते लगाने लगता है। शाम का वक्त नदी का शीतल जल और पंछियों की आवाजों से वहां का वातावरण जादुई सा लग रहा होता है। नागार्जुन तैरते हुए नदी के दूसरी तरफ आ जाता है और जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली तो सामने के नजारे को देखकर पत्थर की तरह जड़ हो जाता है। उसके ठीक सामने कुछ दूरी पर कुछ युवतियां नदी में हंसते हुए जल क्रीड़ा कर रही है। नागार्जुन जहां होता है वहीं रुक जाता है, लेकिन तभी अगले ही क्षण उसके सामने पानी के अंदर से एक अत्यंत सुंदर युवती बाहर निकलती है और नागार्जुन दंग रह जाता है। उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। उसने अपने अब तक के जीवन में कभी भी इतनी सुंदर युवती को नहीं देखा था। उस युवती को देखकर नागार्जुन बिल्कुल जड़ हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे वो कोई सामान्य कन्या न होकर कोई जल परी हो।
उसके शरीर पर एक महीन साड़ी का आवरण जो भीगकर उसके शरीर से बिल्कुल चिपकी हुई है, जिससे उसके उभार साफ देखे जा सकते थे। उस भीगी हुई साड़ी पर उसके खुले लंबे केश भीगकर उसकी पूरी पीठ को ढक रहे थे। उसके होंठ किसी रसीले फल की तरह नरम और भीगे हुए लग रहे थे। उसकी आंखें खंजन पक्षी की तरह जो अपने सामने खड़े नागार्जुन को देखे जा रही है। वहीं उस युवती के चेहरे का वो आकर्षण नागार्जुन को अपने मोह पाश में पूरी तरह से बांध लेता है। नागार्जुन के मन में तरंगे से उठने लगती है। पहली बार उसे अपने अंदर में एक अजीब सा आकर्षण महसूस होता है। नागार्जुन जैसे उस युवती पर अपना दिल हार चुका है और पहली ही नजर में उसे उस अजनबी युवती से प्रेम हो जाता है। आखिर कौन थी वो युवती जिस पर नागार्जुन अपना दिल हार बैठा? क्या नागार्जुन उस कस्तूरी हिरण को पकड़ पाएगा? आखिर क्या मोड़ लेने वाला है नागार्जुन का जीवन? जानने के लिए सुनिए नागार्जुन, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।